हेलो दोस्तों। एस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं सुमित सर आप लोगों के बीच में आज जो अपना एमपीटीओ का जो क्लास चल रहा था उसका आज पार्ट भी लेके आया हूँ। जैसे कि हमने गैस के बारे में प्लांट के बारे में जाना था। आज का जो हमारा टॉपिक है फ्लेम के बारे में, ठीक है। तो अभी तक जो बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर ले, सुमित टेक्निकल एकेडमी जो आप लोग देख रहे हैं अभी। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर रखी है, बेल आइकन अगर की बटन दबा रखी है, तो वो अपने अपने नज़दीकी दोस्तों को शेयर कर लें जो कि इससे रिलेटेड है और उन्होंने एमपीटीओ का फॉर्म अगर भर रखा है तो उनके लिए ये बेनिफिट हो जाएगा, लाभदायक हो। जैसे आपके कोई भाई बहन हो या कोई रिलेटिव में हो, उनके उनको वहाँ तक आप लोग इसको पहुँचा दीजिए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग के यानी कि एमपीटीओ का क्लास हमने हमने कंटिन्यू आप लोग बता रखा था कि ये ऐप पे चल रहा है और आप लोगों को फटाफट वहां से जुड़ जाना चाहिए, ठीक है। काफी बच्चों का इंतजार कर रहे हैं कि यूट्यूब पे क्लास चले। यूट्यूब पे क्लास नहीं चल पाएगा क्योंकि जो आपका जो सिलेबस दिया गया है वो हम अगर यूट्यूब पे चलाएंगे तो दिक्कत होगा, क्योंकि उसमें जो सिलेबस है उस छोटा मोटा सिलेबस नहीं है, आपको ऐप पे ही देखना पड़ेगा। क्योंकि यूट्यूब पे हम एक एक दो दो घंटे का क्लास नहीं ले सकते हैं। हार्डली आधे आधे घंटे तक ही हम क्लास ले सकते हैं, तो उसमें वो काफ़ी लंबा क्लास हो जाता है। हम इसलिए ऐप पे अभी आप लोग का हर एक जो टॉपिक्स है आपके जो सिलेबस में दिए हैं वो सभी मैं कंप्लीट करा रहा हूँ। और मैं आप लोगों को प्रॉमिस भी किया था कि 15 तारीख तक, 15 फेब या हार्डली 20 फेब तक आप लोग का जितना सिलेबस का आपका टॉपिक दिया गया है वो सभी कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने अभी आप लोगों को 3 टॉपिक्स आप लोग को दे रखा था, ठीक है। तीनों टॉपिक्स ये हमारा आज का लास्ट लास्ट क्लास है। और आप लोग देखेंगे तो ऐप पे आप जाएंगे तो यूनिट वाइज जो कंटेंट है वहाँ पे आप लोग देखेंगे तो वहाँ पे तीनों क्लास का वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, ठीक है। अब आप लोगों को जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि आप लोगों का ऐप कहाँ से लेना है। तो प्ले स्टोर पे आपको जाकर सुमित टेक्निकल एकेडमी सर्च करना है। आपको इस तरह का लोगो दिख जाएगा, उसको रजिस्टर करके आप एमपीटीओ का जो कोर्स दिखेगा उसमें आप लोग कंटेंट में जाके आप लोग देख सकते हो। काफ़ी पीडीएफ एमसीक्यू नियमित सिलेबस की भी मैंने वहाँ पे डाल रखी है, जो कि आपको वहीं से क्वेश्चंस बनेंगे और वही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा आपका सिलेबस से अगर क्वेश्चंस अगर बनाया जाता है तो भी आपको एक एक लेसन को इस तरह से आपको खंगाल के पढ़ाया जा रहा है कि आप लोग अभी देखेंगे तो उसमें भी आप लोग को समझ में आएगा कि नहीं, इस तरह का क्लास अगर है तो हमें इसको जरूर ज्वाइन करना चाहिए और हमारा हमारा सिलेक्शन बिल्कुल होगा। क्योंकि उससे बाहर का आपको क्वेश्चन कहीं से नहीं होगा, क्योंकि एक एक टॉपिक्स नहीं, हमने पूरा लेसन को ही खंगाल दिया है। बाकी यूट्यूब वाले जो क्या करते हैं लेक्चर लोग एक एक टॉपिक्स कराते हैं, टॉपिक्स वाइज नहीं है, आपका पूरा लेसन कंप्लीट कराया जाएगा। जो कि सिलेबस में जो लेसन दे रखे पूरा कंप्लीट करा रखा है, आप एक एक देख सकते हैं, ठीक है। आप वहां से फटाफट जुड़ सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है आप लोग देख रहे होंगे, गैस वेल्डिंग तकनीकी ज्वाला दोष, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को कंप्लीट करा कोशिश किया है कि आप लोगों का पूरा ये ऐप पे मैंने पूरा क्लास लगा दिया है। इसके इसको 2 से 3 तीन क्लास हुए हैं एक एक घंटे के। फिलहाल यहाँ पे आप लोगों को आधे घंटे का ही मैं आप लोगों को एक डेमो के तौर पे दिखा रहा हूँ। आप वहाँ पे आप लोग क्लास ले सकते हैं और वहाँ से आप लोग पूरा कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। जो मैंने प्रॉमिस किया है कि आपको 15 से 20 फरवरी तक आपको सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा, तो 100% मैं आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट करा दूंगा। एमसीक्यू ऑलरेडी वहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। आपको पीडीएफ अगर एमसीक्यू के चाहिए तो विद आंसर के साथ मैंने पूरे पीडीएफ दे रखे हैं, आपको अलग से लेने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार आपने कोर्स परचेज किया तो सभी चीज़ें वहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, ठीक है। नॉन टेक्निकल के लिए ये नहीं है, ओनली मैं टेक्निकल लेता हूँ, टेक्निकल ही है, ठीक है। काफ़ी बच्चों का कहना है कि यूट्यूब से, तो यूट्यूब पे नहीं होगा, आपको ये डेमो क्लास इसी तरह से चल रहे हैं और वहाँ पे आपको नियमित डीजीटी सिलेबस जो आपको दे रखा है उसी के अनुसार मैं आप लोग को कवर करा रहा हूँ, ठीक है। अब हम देखेंगे गैस वेल्डिंग ज्वाला और तकनीकी दोष, जो कि हम लोगों ने पहला जो देखा था गैस फ्लेम, ठीक है, प्लांट, वो सब में उसमें हमारा कुछ टॉपिक्स रह गए थे जो कि फ्लेम से रिलेटेड, ठीक है। फ्लेम क्या होता है, जैसे हमने गैस को जलाया और उसके बाद हमने फ्लेम जो सेट किया वेल्डिंग के लिए, कटिंग के लिए, उसमें ऑक्सीराइजिंग, कार्बोराइजिंग, न्यूट्रल, इस तरह से जो फ्लेम होते हैं उसमें, उसके अलावा तकनीकी ज्वाला का तकनीकी और दोष, उसमें जो दोष उत्पन्न होते हैं जैसे बैकफायर हो गया, कभी अचानक से बुझ जाना, प्रेशर कम होना, ये सब जो है वेल्डिंग परफेक्ट नहीं होना, कटिंग परफेक्ट नहीं होना, ये सब जो है दोष होता है। तो ये सब को हम एक करके अब हम देखेंगे और जानेंगे। और ये सभी जो है इंपॉर्टेंट रहेंगे, जो जो मैं आपको बताते जाऊंगा नोट करना है उसको आपको नोट करते ही जाना है। क्योंकि कैसा है कि आप 1 घंटे 2 घंटे का वीडियो बार बार नहीं देख पाएंगे और कुछ चीज़ें आपको जानकारी है तो उसको आप बार बार यानी कि नोटिस नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो चीज़ें आपको जानकारी नहीं है उसको आप नोट करेंगे तो आपको जब एग्जाम में जाना होगा तो आप वहाँ से थोड़ा सा भी गाइड करेंगे तो आपको थोड़ा सा वो रिविजन हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हम एक एक आज हम लोग देखेंगे जो फ्लेम बनती है, कैसे बनती है, कब बनती है, कौन कौन सी गैस में कितनी फ्लेम टेम्परेचर होती है,
और देखो कैसा है कि एमसीक्यू में काफी बच्चों का ये होता है कि आंसर गलत हो बता दिया जाए, तो भैया आंसर गलत बुक्स के ऊपर डिपेंड होता है, राइटर के ऊपर डिपेंड होता है। अगर हम उसके आप कौन सा यूज कर रहे हैं, मैं कौन सा यूज कर रहा हूँ, उसके ऊपर भी डिपेंड होता है। हम तो केवल एक कहने की जो एग्जैक्टली है बुक्स में जो लिखा है वही हम कर सकते हैं। टेम्परेचर कोई नहीं नाप सकता है, ठीक है, उसके अनुसार हमको थोड़ा सा देखना पड़ता है। चलिए, पहला हमारा है परिचय। जो भी रहता है लेसन उसका हमको हमको पहले परिचय जानना पड़ता है। जैसे अभी फ्लेम हम देख रहे हैं, उसमें दोष देख रहे हैं, तो उसके बारे में हमको परिचय भी देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो परिचय कह रहा है धातुओं की गैस वेल्डिंग करने हेतु ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन गैसों में मिश्रण से तेज ज्वाला तैयार की जाती है। जो ऑक्सी और एसिटिलीन जो होती है सबसे ज्यादा तेज जो है ज्वाला कौन तैयार करती है, ऑक्सी और एसिटिलीन हमारी जो गैस होती है वही एक जो है जो कि सबसे तेज ज्वाला तैयार करती है। इस ज्वाला से गैस वेल्डिंग संभव है। इस ज्वाला से क्या है, गैस वेल्डिंग संभव है। किससे, ऑक्सी और एसिटिलीन से। अगर आपको क्वेश्चन से पूछ जाता है, लिया जाता है कि कौन सी गैस से हम वेल्डिंग कर सकते हैं या की जाती है या होती है, ऐसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको सबसे पहले देखना है ऑक्सी और एसिटिलीन गैस जहां दिखेगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, इसके अलावा ही दूसरा कोई गैस आपको अगर दिखता है, जैसे अपना हाइड्रोजन हो गया, कोल गैस हो गया, ये सब चीजें सेकंड नंबर पे, आपको सबसे पहले नंबर पे क्या देखना है, ऑक्सी और एसिटिलीन गैस अगर दिखती है तो ही आपको सबसे पहले उसको टिक करना है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, आते हैं फ्लेम। फ्लेम कह रहा है आपको, क्या कह रहा है, वह लोग जो गैस वेल्डिंग के दौरान ज्वलनशील गैस, ठीक है, तथा ऑक्सीजन की सहायता से ब्लो पाइप की टिप पर उत्पन्न की जाती है, वह ज्वाला कहलाती है। ज्वाला का तापमान अधिक होता है जो धातु को पिघलाने की सहायक होती है। ठीक है, अभी आप लोग सोच, अगर ये लेसन, अगर ये वीडियो अगर कोई पहली बार देख रहा होगा तो आपको इससे पहले वाला जो क्लास हुआ है, 2 क्लास, वो आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा, तभी जो कि गैस प्लांट, उसमें आप पूरा कंप्लीट करके तभी इस पे आएंगे तो ही आपको इसको समझ में आएगा। ठीक है, उसमें अच्छी तरह से हमने बता रखी है। फिर भी हम यहाँ पे शॉर्टकट में निपटाते हैं। ठीक है, गैस वेल्डिंग के दौरान, ठीक है, ज्वलनशील गैस तथा ऑक्सीजन की सहायता से ब्लो पाइप के टिप पर उत्पन्न, जो हमारा जो ब्लो पाइप होता है, ठीक है, जैसे हमारा ये नोजल हो गया और ये हमारा हमारा टिप हो गया, इस पे हमारे जो ज्वाला निकलती है, ठीक है, ऐसे करके ज्वाला निकलती है। तो इसमें भी एक टिप होती है इस तरह से। ठीक है, वो कह रहा है कि आपको ऑक्सीजन की सहायता से ब्लो पाइप पे टिप उत्पन्न, जो ऑक्सीजन की सहायता से जो ब्लो पाइप पे टिप पे, यहाँ पे टिप पे, ठीक है, ये जो हमारा टिप है उत्पन्न की जाती है, वह ज्वाला ज्वाला कहलाती है। वही हमारी क्या होती है, रियल ज्वाला होती है। तापमान अधिक होता है, सबसे टेम्परेचर अगर आपसे पूछता है कि सबसे ज्यादा तापमान कौन से ज्वाला में पाया जाता है, तो आपको आपको ऑप्शन में टिक करना है टिप पे। जो हमारा टिप होता है, जो सेंटर बिंदु होता है, लास्ट बिंदु होता है, उसी पे हमारा सबसे अधिक क्या होती है, टेम्परेचर होती है, ज्वाला होती है। ठीक है, ठीक है, अब आते हैं, ज्वाला तापमान अधिक होती है तो धातुओं को पिघलाने में सहायता करती है। ये जो होती है यही हमारी क्या करती है, धातुओं को पिघलाने में सहायता करती है। आप कभी भी देखेंगे तो गैस वेल्डिंग या गैस कटिंग के समय में ये बाहरी ज्वाला से कुछ भी हमारा वर्क नहीं होता है। जो भी होता है यहाँ पे होते हैं, और टिप से हमें 2 से 3 मीटर या अधिक से अधिक 5 मीटर की दूरी पे हमको क्या करना है, टिप को रखते हुए हमें चलाना है, तो ही हमारा परफेक्ट वेल्डिंग या वो कटिंग होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ज्वाला का भाग, पार्ट्स ऑफ फ्लेम। ठीक है, उसमें कौन सा, एक भीतरी कोण होता है, एक मध्य कोण होगा, एक बाहरी कोण है। अब आते हैं, हम बताते हैं ज्वाला का भाग। जैसे ये हमारा हो गया नोजल, ठीक है, अब यहाँ पे भीतरी कोण, ठीक है, इसके बाद एक मध्य कोण होगा, इसके बाद ये आउटर कोण होगा। ठीक है, इस तरह से ज्वाला होगी। ठीक है, आपका तो ये भीतरी कोण जो होता है सबसे ज्यादा, इसके बाद मध्य में थोड़ा सा अधिक, या कम, उसके बाद सबसे कम। ये हमारा क्या होगा, टेम्परेचर यहाँ इस तरह से होता है। सबसे अधिक कहाँ है, ये टिप में पाया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम अब देखेंगे, अब आगे आते हैं ज्वाला का भाग। ठीक है, अब आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे जो इनर कोन दिखा रहा है, ये हमारा टिप हो गया, यहाँ ये हमारा हो गया नोजल। ठीक है, ये हमारा टिप, ये टिप जो हो गया आंतरिक कोण हो गया, इनर कोण। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा हमारा क्या होती है, ज्वाला होती है। 3000 सेल्सियस से लेके हमारा 33,000 सेल्सियस तक यहाँ पे हम 3300 सेल्सियस तक हम यहाँ पे क्या करते हैं, पाते हैं। ठीक है, अब आते हैं दूसरा, सेकंड नंबर पे एसिटिलीन फ्लेम। ठीक है, ये फेदर कर रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कम हो जाता है थोड़ी सी ज्वाला, और ये आउटर में सबसे कम हमारी जो टेम्परेचर होती है आउटर में होती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं
भीतरी भाग पे, इनर कोन पे, ये ज्वाला का निचला भाग जहां ब्लो पाइप्स के नोजल से ऑक्सीजन और एस्पिरिन का मिश्रण बाहर निकलता है। क्या कह रहा है? ऑक्सीजन और एस्पिरिन का मिश्रण बाहर निकलता है। कहां से? ब्लो पाइप के नोजल से। ब्लो पाइप का जो नोजल होता है वहां से ये निकलता है, और वहां पे जो बनता है सबसे पहला भाग, उसको कहा जाता है टिप या इनर कोन। ठीक है, यह आकार में छोटा होता है, सबसे आकार में ये छोटा होता है। कैसा होता है? त्रिकोणीय आकार का होता है। इस तरह से ये छोटा होता है। ठीक है, इस भाग का रंग सफेद चमकीला होता है। ये सबसे क्या होता है? चमकीला होता है, सफेद होता है। ठीक है, एकदम नीला से भी हल्का सा सफेद आएगा। ठीक है, और यही सबसे ज्यादा तेज चमकता है, और यही इसमें हमारा सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है। इस भाग का तापमान देखिए, यहाँ पे 2760 डिग्री लिख दिया और 3480। तो यही मैं कहता हूँ कि हर एक बुक्स में, हर एक जो राइटर के अनुसार टेम्परेचर कोई ये नहीं है, कम ज़्यादा दिया रहता है। ठीक है, तो ये निम्मी का सिलेबस है, तो यहाँ से ही हमको अपने को पकड़ना है। ठीक है, काफ़ी बच्चों का कैसा है, मैसेज जो यूट्यूब पे आप लोग देखे होंगे, एमसीक्यू में वो लिखते हैं कि सर इसका आंसर गलत है, सर इसका आंसर गलत है। वो गलत ऑलरेडी वहाँ पे उन लोगों ने बुक्स, आपने जो पढ़ा है वो मानता हूँ कि सच है, सही है, लेकिन जो हमारे जो बुक्स में दे रखा है एमसीक्यू में, उन लोगों ने उसको उसको सही कहा है। तो अब किसको सही माना जाए? ये आता है कि किसको सही माना जाए। अगर आप हम मैं भी ऑलरेडी देखता हूँ, जब निमिस क्लास पढ़ाता हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने वहाँ पे गलत बता दिया, बट लेकिन वहाँ वो बुक कहता है कि वो के नीचे में आंसर, जब हम उसको खंगालते हैं, देखते हैं, तो वो कहता है कि नहीं, हमारा आंसर सही है, ये गलत है। इस तरह से होता है। तो लेकिन निम्मी जो सिलेबस अभी जो हम थियोरेटिकल पर पढ़ रहे हैं, ये निम्मी सिलेबस है। इसे ही स्किल इंडिया जो कहता है कि मान्य है, और डीजीटी भी कहता है यही एक मान्य है। आपको इसी के अनुसार आपको आंसर देना, और इसी के अनुसार आप ऑप्शन उठा सकते हैं कि ये हमारा आंसर यहाँ पे निम्मी के सिलेबस और स्किल इंडिया के सिलेबस में ये दिया गया है, बाकी बुक्स को मान्य नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको अगर ऑप्शन में 2700 सेल्सियस से 3400 सेल्सियस अगर देता है, तो भी आपका आंसर जो है सही मान्य होगा। आमतौर पर हम 3000 सेल्सियस से 3300 सेल्सियस तक हम मानते हैं। ठीक है, बट लेकिन इसका अभी नियमित सिलेबस कह रहा है कि 2700 सेल्सियस से लेके 3400 सेल्सियस तक, इसमें भी एक आंकड़ा दे दिया गया, 2760 से लेके 3480 डिग्री तक आपको यहाँ पे टेम्परेचर दिया गया। तो आप इसको नोट करके रख सकते हैं। ठीक है, इस भाग में जो रासायनिक क्रिया संपन्न होती है वह C2H2 ऐसे करके है। आपको ये कैल्शियम कार्बाइड का दिया गया, उस पर पानी की अभिक्रिया करके आपको फाइनली जो मिलता है उसको कहा जाता है C2H2। ठीक है, ये आपको बस ध्यान में रखना है। कैल्शियम कार्बाइड का एक तो आपको फार्मूला याद रखना है। उसके अलावा आपको पानी का तो पता ही, O2, वो दोनों को मिश्रित कर देते हैं तो क्या होता है कि हमारा C2H2 तैयार होता है। ठीक है, अब आते हैं इस भाग के अगले हिस्से का तापमान जो होता है 3480 डिग्री होता है, जो सबसे अधिक डिग्री पाया जाता है ऑक्सीजन में, 3480 डिग्री तक इसमें पाया जाता है। ठीक है, अब आते हैं कि मध्य भाग, जो हमारा सेकंड भाग होता है फ्लेम का। ठीक है, जैसे ये टिप हो गया, इसके बाद हमारा जो मध्य भाग है, इस बारे में, यह भीतरी भाग वह भाग है जो मध्य भाग का होता है, जिसका तापमान 2090 सेल्सियस डिग्री होता है। इस भाग में हाइड्रोजन व कार्बन का मोनोऑक्साइड गैस उत्पत्ति होती है। ठीक है, ये कह रहा है कि 2090 इसमें टेम्परेचर होता है, और इसका जो हाइड्रोजन और एवं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न इसमें होती है। नेक्स्ट आते हैं कि बाहरी भाग, जो हमारा जो सबसे बाहरी भाग होता है, उसमें उसके बारे में अब हम बात करेंगे। ज्वाला में सबसे ऊपरी भाग को बाहरी भाग कहा जाता है। ज्वाला में जो सबसे ऊपरी भाग होता है वो क्या होता है? बाहरी भाग कहते हैं। इस भाग का तापमान 1260 डिग्री सेल्सियस से 2100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यह भाग वायु की ऑक्सीजन के साथ संपर्क कर ज्वाला क्रिया को पूर्णता प्रदान करती है। ठीक है, खैर 1260 से लेके आपको 2100 डिग्री तक यहाँ पे दिया गया है। आपको इसको भी एक नोट कर लेना है, क्योंकि ये निम्न सिलेबस से हम ले रहे हैं, तो आपको इसी के अकॉर्डिंग आपको सत्य माना जाएगा, और इसके अकॉर्डिंग आप इसके ऊपर क्लेम, किसी भी आप एग्जाम दे रहे हो तो आप इसके ऊपर क्लेम कर सकते हो कि निम्न सिलेबस में ये दिया गया है, तो आपको उसका मान्य किया जाएगा। ठीक है, यह भाग वायु की ऑक्सीजन के साथ संपर्क कर ज्वाला क्रिया की पूर्णता प्रदान करती है। ये क्या करती है? ऑक्सीजन के साथ जो है संपर्क ज्वाला करती है। कोई भी फ्लेम, कोई भी आग है, आप जब तक उसको ऑक्सीजन नहीं देंगे तब तक वो आग नहीं जलेगी, ना ही वो आग आपका फ्लेम जलेगा।
अगर आप लोग देखो 10th 12th में अगर साइंस में आप लोग देखे होंगे, एक कैंडल को ग्लास से ढका जाता है, जाता था, तो कैंडल क्या होता है, कुछ देर तक जल के फिर बुझ जाती है। तो वो क्या है, ऑक्सीजन, जब तक उसको ऑक्सीजन मिला तब तक जली, उसके बाद ऑक्सीजन जैसे मिलना बंद हो गया वो बुझ गया, क्योंकि उसमें क्या होगा, धुआं कार्बन डाइऑक्साइड बन गया और उसने उसको बुझा दिया। ठीक है, जब तक उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तब तक वो नहीं चलेगा। ये आपको प्रैक्टिकल दिखाया गया है और यही आप यहाँ पे भी होता है। अगर हम एस्ट्रिन को अगर केवल जलाएंगे तो हमारा काला काला धुआं देगा, वो जलेगा अच्छी तरह से नहीं, उसका टेम्परेचर भी नहीं पूरी तरह से मिलेगा। जब तक हम उसमें ऑक्सीजन नहीं देंगे तब तक हमारा फ्लेम नहीं तैयार होता है और रियल जो उसका ये है टेम्परेचर है वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अगर आपको क्वेश्चन पूछता है कि फ्लेम में जो या ज्वाला में जलने में सहायक गैस, तो आपको सबसे पहले एस्ट्रीन, हाइड्रोजन, ऐसे आपको गैस को नहीं टिक करना है। अगर जलने में सहायक अगर कह रहा है तो आपको समझ लेना है कि ऑक्सीजन के बारे में बात हो रही है, आपको ऑक्सीजन ही टिक करना है। काफी बच्चे सोचते हैं ऑक्सीजन कैसे जल सकता है, ऑक्सीजन तो हवा जलता नहीं है, लेकिन आपको ये जलने में सहायक करता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ज्वाला का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लेम, ज्वाला का निम्न 4 श्रेणी में विभक्त किया जाता है। जैसे देखो, कार्बोराइजिंग, उदासीन, ऑक्सीराइजिंग और एस्टिलिन फ्लेम। इस तरह से 4 फ्लेम में आपको हमने अलग अलग कर रखे हैं। ठीक है, अधिकतर हमसे 3 ही फ्लेम पूछता है, जो कि आपको अभी हम बताएंगे। ठीक है, अब आते हैं हम यहाँ पे कार्बोराइजिंग फ्लेम पहले देखते हैं। देखो, अब ये कार्बोराइजिंग फ्लेम के बारे में मैं काफ़ी बच्चों को पढ़ाया हूँ कि 3300 सेल्सियस की, कुछ बुक्स में 3300 दिया है, कुछ बुक्स में 3100, लेकिन निम्मी कह रहा है कि कार्बोराइजिंग फ्लेम में 3100 सेल्सियस ही होता है। क्योंकि मैं भी नहीं नापने गया हूँ, आप भी नहीं नापने जाएंगे, जो बुक्स में लिखा रहेगा उसी के अनुसार हमको पढ़ना है और पढ़ाना है। ठीक है, तो अलग अलग बुक्स का मैं पहले भी कहता हूँ, अलग अलग बुक्स में अलग अलग लिखा रहता है, आपको उसके अनुसार नहीं। अभी जो आपको पढ़ाया जा रहा है निम्मी सिलेबस, जो देखिए कैसा है, आप लोग देखते होंगे एडिशन, बुक में लिखा रहता है एडिशन या करंट, करंट में इसको है ना एडिशन। तो क्या किया रहता है बुक्स में, चेंजेस, अगर कुछ चेंजेस होता है तो उसको ही कहा जाता है एडिशन। अभी आप लोग देख रहे होंगे न्यू बुक्स लेंगे तो उसमें लिखा रहता है 25 में आपको फिर से इसको एडिशन किया गया, मतलब उसमें कुछ जो गलतियां थी उसको हटा के फिर से उसको सुधार करके फिर से नया प्रिंट करके आपको मार्केट में लाया गया। वैसे ही निम्मी जो सिलेबस होता है, अभी जैसे एनएसक्यू लेवल 3 चल रहा है, 4 चल रहा है, कभी 4 चलता है फिर 3 आप आ जाते हैं। वो सिलेबस में क्या कुछ चेंजेस जो होता है और कुछ वर्ड्स को चेंजेस नहीं किया जाता, वही होता है। ठीक है, एडिशनल। अभी चल रहा है तो आपका जो अभी जो करंट है, अभी निम्मी के जितने बुक्स मैंने देखे उसमें यही दिया गया सिलेबस है, उसके अनुसार आपको पढ़ना है और आगे आपको पढ़ाना भी। ठीक है, कार्बोराइजिंग ज्वाला, ठीक है, इसे रिड्यूसिंग ज्वाला के भी नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, रिड्यूसिंग ज्वाला। इसको आप लोगों को क्या करना है, नोट कर लेना है। ठीक है, ये आपका एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि मैं सारे एमसीक्यू आप लोगों को जो जो मैं बता रहा हूँ यही मैं आपको एमसीक्यू बताऊँ, क्योंकि कैसा है, हमें जो बुक्स के अगर एमसीक्यू बनाएंगे तो 100-150 बनेंगे, और जो एमसीक्यू का जो मैंने पीडीएफ दे रखा है आपको बुक्स, उसमें कुछ गलतियां है। ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि मैं सही बुक्स दिया हूँ, नहीं, उसमें भी कुछ गलतियाँ मिलती है, लेकिन उसका आंसर नीचे में जो देखता है उसके अनुसार हमको उसको देना पड़ता है। नहीं तो उसके अनुसार जो बच्चा वो बुक्स पढ़ रहा है तो फिर वो मैसेज करता है सर इसमें ये दिया है, इसलिए हमको उसके अनुसार ही उसको बता देना पड़ता है। अगर आप थ्योरी पढ़ रहे हैं तो थ्योरी में आपको ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना है, थ्योरी चेंज नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, इस ज्वाला में एसिटिलीन की मात्रा, ठीक है, ये टेम्परेचर कह रहा है 3100 सेल्सियस होता है। इसमें कितने होते हैं टेम्परेचर, कार्बोरेजिन फ्लेम में 3100 सेल्सियस आपको पाया जाता है। इस ज्वाला में एसिटिलीन की मात्रा अधिक परंतु ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, कम होती है। अब आते हैं हम फ्लेम पे तैयार करते हैं। जैसे अगर हमारा एसिटिलीन है C2H2 है जो है, यहाँ पे 2 रहेगा तो O2 हमारा क्या रहेगा, ऑक्सीजन जो है 1 रहेगा। ठीक है, डबल की मात्रा में हम क्या करते हैं, कार्बोरेजिन फ्लेम में हम उसको यूज करते हैं। ठीक है, अब आते हैं, इस ज्वाला में 3 भाग होता है। कितना भाग होता है इसमें, इस ज्वाला में 3 भाग में, जैसे हमारा जो फ्लेम होता है, ये इनर कोन, ये बाह्य कोन और ये हमारा बाहरी कोन। ठीक है, इस तरह से 3 भाग में इसमें क्या होता है, ज्वाला होती बनती है। मध्य भाग का, इसमें कह रहा है मध्य भाग का अंदर के भाग से ढका होता है। क्या कह रहा है, मध्य भाग का भाग अंदर के भाग से ढका होता है। जो अंदर का जो भाग होता है उससे क्या होता है, मध्य भाग इसमें ढका होता है। तथा इसकी लंबाई एसिटिलीन गैस की मात्रा पर निर्भर करती है। और ये किस पे करेगी,
एसिटिलीन जितना गैस रहेगी उसके ऊपर ये इसकी मात्रा जो है निर्भर करेगी इसकी लंबाई के ऊपर, ठीक है। ये सभी नोट आपको एक 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 पॉइंट को नोट करते जाना है। यदि एसिटिलीन की मात्रा अधिक होगी तो इसकी लंबाई भी अधिक होगी। क्या होगा, एसिटिलीन की अगर मात्रा हम अधिक करते हैं तो इसकी लंबाई भी क्या होगी, अधिक होगी। जैसे हम अगर फ्लेम बना रहे हैं और गैस की मात्रा अगर हम कम ज़्यादा कर रहे हैं तो फ्लेम भी क्या होगा, कम ज़्यादा बनेगा। टेम्परेचर भी उसका क्या होगा, कम ज़्यादा बनेगा। तो कह रहे हैं अगर हम एसिटिलीन की मात्रा अगर हम बढ़ाते हैं तो हमारा क्या होगा, लंबाई जो उसकी जो आर्क की जो लंबाई वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। फ्लेम की लंबाई भी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है। न्यूट्रल ज्वाला बनाने हेतु सर्वप्रथम, ठीक है, न्यूट्रल ज्वाला जो मध्य ज्वाला कहलाता है, और कहता है सर्वप्रथम कार्बोराइजिंग ज्वाला बनाई जाती है। सबसे पहले जो है उसमें न्यूट्रल फ्लेम के लिए क्या किया जाता है, कार्बोराइजिंग ज्वाला बनाई जाती है। और उसको हम क्या करते हैं, न्यूट्रल फ्लेम बनाते हैं। जैसे हमने C2 क्या दिया है, 2 अनुपात में दिया है, और ऑक्सीजन क्या किया है, 1 अनुपात में दिया है। जब हम न्यूट्रल फ्लेम बनाते हैं तो एसिटिलीन की जो मात्रा उसको हम क्या करते हैं, एक नीचे की ओर डाउन कर देते हैं, तो हमारा न्यूट्रल फ्लेम फ्लेम तैयार हो जाता है, जिसमें एसिटिलीन की जो मात्रा होती है कितनी होती है, 1 होती है, और ऑक्सीजन की भी मात्रा कितनी होती है, 1 होती है। उसमें हमारा न्यूट्रल फ्लेम दोनों जो जो गैस है उसको हम समान मात्रा में लेते हैं, तब जाके हमारा क्या होता है, न्यूट्रल फ्लेम तैयार होता है। ठीक है। अब आते हैं हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। फिर धीरे धीरे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाते हैं। क्या कहते हैं, हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन की मात्रा, कार्बोराइजिंग फ्लेम जैसे हमारा हमारा तैयार हो गया। अगर हमने यहाँ पे 2 लिया और 1 लिया तो हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को 1 से हम क्या कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं। जब 2 2 1 1 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1 1, यानी समान मात्रा में न्यूट्रल फ्लेम तैयार हो जाता है। जब ऑक्सीजन व एसिटिलीन दोनों बराबर मात्रा हो जाती है तब न्यूट्रल ज्वाला बनती है। जब दोनों ही क्या होती है, ऑक्सीजन और एसिटिलीन ज्वाला दोनों एक बराबर मात्रा में हो जाती है, तब हमारा क्या होता है, न्यूट्रल फ्लेम फ्लेम तैयार हो जाता है। ठीक है। आपको अनुपात भी पूछ सकता है। देखो, अब आप लोग को हम बता देते हैं, अनुपात भी आपको पूछ सकता है। तो सबसे पहले आप लोग को क्या ध्यान में रखना है, हमारा जो है C2H2 लिख लो ऐसे, ठीक है, और O2 ऑक्सीजन का O2 और C2H2 एसिटिलीन। अगर हमारा सबसे पहले क्या आ रहा है, कार्बोराइजिंग फ्लेम, तो कार्बोराइजिंग फ्लेम में हमने एसिटिलीन अगर 2 अनुपात में लिया तो ऑक्सीजन कितना लेंगे, 1 अनुपात में लेंगे। फिर सेकंड नंबर पे क्या आता है, न्यूट्रल। न्यूट्रल में क्या होगा, 1 और 1 असमान। चाहे हम 3 ले रहे तो एसिटिलीन अगर 3 अनुपात में ले रहे तो ऑक्सीजन भी हमारा 3 रहेगा। तो 3 3 अगर हमने डिवाइड किया तो 1 ही 1 1 1 के बार में कट रहा, तो हमारा समान जो है 1 1। अब आते हैं हम ऑक्सीराइजिंग फ्लेम में। तो ऑक्सीराइजिंग फ्लेम में क्या होगा, ऑक्सी आ गया, ऑक्सी को क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, कार्बोराइजिंग को 1 कर देंगे, तो हमारा ऑक्सीराइजिंग फ्लेम भी तैयार हो गया। ठीक है। इस तरह से आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ऑप्शन आपको कभी भी क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पे हिचकना नहीं है। ठीक है। तथा कार्बोराइजिंग राइजिंग ज्वाला का बीच का भाग समाप्त हो जाता है। क्या होता है, बीच का जो कार्बोराइजिंग जो भाग है वो क्या होगा, समाप्त होकर अब ये किस में हो गया, न्यूट्रल में कन्वर्ट हो गया है। कार्बोराइजिंग ज्वाला स्टील को प्रभावित करती है। क्या करती है, कार्बोराइजिंग जो ज्वाला है स्टील को क्या करती है, प्रभावित करती है। क्योंकि क्या है, इसमें इसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा हो जाती है। जो एसिटिलीन जो ज्वाला है इसमें क्या है, कार्बन जो हमारा जो मात्रा है इसमें, और कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है इसमें इसमें ज्यादा रहता है। तो हम क्या कर रहे हैं, उसको अगर हम उसी से करेंगे तो स्टील की जो है ये प्रभावित करती है स्टील को। ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, अधिकतर हम आप लोग देखे होंगे वेल्डिंग जो होती है न्यूट्रल फ्लेम में ही होती है। ठीक है। यह इस हार्ड भूंगर व कमजोर वेल्ड बनाती है। क्या कर रहा है कि यह जो है कार्बोराइजिंग जो फ्लेम है हार्ड भी बनाती है, भूंगर व कमजोर वेल्ड बना देती है। कैसा, भूंगर और कमजोर वेल्ड को ये बना देती है, इसलिए इसको ये फ्लेम को वेल्ड में यूज नहीं किया जाता। एलॉय, एलॉय स्टील व कार्बन हाई कार्बन स्टील की वेल्डिंग में भी इसे प्रयुक्त किया जाता है। कह रहा है कि एलॉय स्टील, एलॉय मतलब क्या होता है, मिश्र धातुओं को। देखो, अब यहाँ पे एक नया वर्ड आप लोग दिख रहा होगा, एलॉय। ठीक है। एलॉय क्या होता है, ये मिश्र धातुओं को एलॉय कहा जाता है। तो ऐसे ऐसे वर्ड्स को भी मैंने एक लेसन आप लोग को दे रखा है जिसका नाम है शब्दवाली। ठीक है। तो आप लोग देखें वेल्डिंग शब्दवाली 4 नंबर का लेसन है, ऐप पे आप लोग देखेंगे जो यूनिट वाइज जो अपना चल रहा है उसमें। तो ये सभी वर्ड्स को भी आप लोग वहां से एक बार नोट कर लेंगे या एक बार आप लोग देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये वर्ड्स क्या होता है। ठीक है। तो एलॉय स्टील एवं हाई कार्बन स्टील वेल्डिंग में भी इसके प्रयोग की जाती है। ठीक है। तो एलॉय मतलब क्या होता है कि आपका मिश्र धातुओं का भी उसमें यूज किया जाता है, और हाई कार्बन स्टील के लिए भी न्यूट्रल फ्लेम का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है। अब आते हैं हम न्यूट्रल कार्बोराइजिंग फ्लेम के बारे में जानते हैं। ये हमारा इनर कोन हो गया जो कि हाई हाई टेम्परेचर, और ये हमारा मध्य कोन हो गया।
हो गया, जिसमें देखो देखो कार्बोनाइजिंग इफेक्ट ड्यू टू एक्स एक्सेस एसिटिलीन कह रहा है कि इसी में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाएगा, एसिटिलीन पाया जाएगा, इसमें हमारा ऑक्सीजन की मात्रा है उसमें ज़्यादा रहती है, ठीक है। और ये हमारा कार्बोनाइजिंग फिल्म 3 भागों में हमारा ये क्या बनता है, तैयार होता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट बनते हैं, और इसका टेम्परेचर कितना होगा आप लोग को नोट कर लेना, 3100 सेल्सियस। यहाँ पे निम्मी के अनुसार आपको यही ध्यान में रखना है, यही हमारा कार्बोरेटिंग फ्लेम का टेम्परेचर होगा। नेक्स्ट है न्यूट्रल फ्लेम, ठीक है। न्यूट्रल फ्लेम में क्या रहा है, ये ज्वाला ब्लो पाइप में ऑक्सीजन तथा एस्टिन में एक समान मात्रा में मिलाकर उत्पन्न की जाती है। क्या कह रहा है कि न्यूट्रल फ्लेम का अगर आपको क्वेश्चन पूछता है कौन सी ऐसी फ्लेम है जो कि एक समान मात्रा में आपको गैस लिया जाता है तो फ्लेम तैयार होती है, तो आपको न्यूट्रल फ्लेम को ही टिक करना है, क्योंकि कैसा एक समान मतलब कैसा इक्वल रहेगा तो ही। तो ये कौन सा है, उदासीन ज्वाला, ठीक है। आपको हिंदी में भी ध्यान में रखना है, इंग्लिश में भी। इंग्लिश में क्या बोल रहा है, न्यूट्रल फ्लेम, और आपको हिंदी में क्या कह रहा है, उदासीन ज्वाला। ये आपको अगर ध्यान में रखना है तो आप एक नोट बनाते जाइए और नोट में ये नोट करते जाइए, ठीक है। इसका टेम्परेचर कितना होता है, 3200 सेल्सियस इसका टेम्परेचर होता है, ठीक है। तथा इसका बाह्य भाग नीले रंग का होता है, जो बाहरी जो भाग होता है कैसा होता है, नीले रंग का होता है। जब हम फ्लेम तैयार करते हैं, कोई भी आप लोग देखे होंगे बर्नर से जो फ्लेम निकलती है गैस वाली, वो कैसी निकलती है, नीली निकलती है। तो ये इसका जो बाह्य भाग जो होता है ये कैसा होगा, नीले कलर का इसका बाह्य भाग का उत्पन्न ज्वाला होगा, ठीक है। इसका ज्वाला का आंतरिक कोण के सिरे पर गैसों का पूर्ण दहन होता है। क्या कह रहा है कि इसका ज्वाला का आंतरिक कोण के सिरे पर गैसों का पूर्ण दहन होता है। जो आंतरिक कोण होता है, जो इनर कोण कहा जाता है, जैसे कि ये आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे इनर कोण, तो यहीं पे क्या होता है कि सभी जो ज्वाला है, जो गैस जो है वहीं पे दहन होता है इसका, बाहरी में इसका कार्बन, क्योंकि ये क्या होता है दोनों मात्रा समान है, ऑक्सी और एसिडिन दोनों मात्रा कहाँ क्या है, एक समान है। तो इसका सबसे ज्यादा दहन कहाँ हो जाएगा, यहीं पे इनर कोण पे ही इसका दहन हो जाएगा, ठीक है। दहन मतलब क्या होता है, समाप्तन होना, ठीक है, जलना। इस ज्वाला से कार्य में ऑक्सीजन या कार्बन कार्य में प्रवेश नहीं करती है। कह रहा है कि इस ज्वाला से कार्य में ऑक्सीजन या कार्बन कार्य में प्रवेश नहीं करती। जो हमारा जो वर्क होता है उसमें न तो ऑक्सीजन प्रवेश करती है न तो कार्बन प्रवेश करती है, इसलिए ये हमारे वेल्डिंग के लिए क्या होता है, परफेक्ट होता है। इससे हमारा जो वेल्डिंग में दोष जो होते हैं ना, जैसे कार्बन हो जाना या ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाना के कारण बबल्स आ जाना, इस प्रकार के इसमें दोष नहीं होता, क्योंकि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का दोनों का दहन कहाँ हो जा रहा है, इनर कोन पे हो जा रहा है, बाहर उसमें से नहीं आ रहा है, इसलिए हमें हमें इस न्यूट्रल फ्लेम का यूज किया जाता है, ठीक है। अतः इससे साफ सुथरा वेल्ड मेटल पुल तैयार होता है, ठीक है। क्या कह रहा है, अतः इससे साफ सुथरा वेल्ड मेटल पुल तैयार होता है। मैंने अभी आपको बताया कि इसको हम वेल्ड के लिए अधिकतर हम यूज करते हैं, और ये जो हमारा है वेल्ड के लिए परफेक्ट माना जाता है, ठीक है। इसी कारण वेल्डिंग में इसे अधिक प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, अधिकतर इसका ही प्रयोग किया जाता है, न्यूट्रल फ्लेम का। इसकी विशेषता यह है कि इसका आंतरिक कोण लंबाई से अधिक होता है। जो आंतरिक कोण होता है वो लंबाई में क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। इसका फ्लेम किस तरह से होता है, इनर कोण होगा, इस तरह से लंबा थोड़ा सा जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि फिलर रॉड जो होता है इसको पिघलाने के लिए थोड़ा सा ये लंबा आ जाता है न्यूट्रल फ्लेम में, और ये यहाँ से फिलर रॉड हम पिघलाते हैं। इसको भी हम क्या करते हैं, टिप से आपको दूर रखना है कोई भी चीज़ें, नहीं तो टिप पे अगर पिघल जाएगा तो वो विस्फोट होगा। टिप जैसे यहाँ तक आ रहा है तो आपको यहाँ तक टच नहीं करना, बाहरी भाग पे ही आप टच करेंगे तो आपका फिलर रॉड पिघलना चालू हो जाता है। तथा अगला भाग में गोला होता है। अगला भाग जो होता है इसका कैसा होता है, ऐसे गोला होता है, ठीक है, इस प्रकार से गोला होगा, ठीक है। तो आप लोग सभी फ्लेम को आप लोग को दिखाते हैं, एक एक बताते हैं, ठीक है। इसे तांबा, माइल्ड स्टील, एल्युमिनियम, स्टेनलेस स्टील तथा ढलवा लोहा की वेल्डिंग प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें आपका माइल्ड स्टील भी, एल्युमिनियम जो कम टेम्परेचर में भी काम करता है, स्टेनलेस स्टील भी और ढलवा लोहा भी प्रयोग इसमें वेल्डिंग हो जाती है, ठीक है। गैस वेल्डिंग में अधिकतर जो कि कम टेम्परेचर पे जो पिघलते हैं वही धातु को वेल्ड किया जाता है, अधिकतर आप लोग देखे होंगे, ठीक है। अब आते हैं हमको न्यूट्रल फ्लेम के बारे में जिक्र करते हैं। तो ये हमारा इनर कोण देख रहे हो आप लोग, थोड़ा सा लंबा है, कैसा है, थोड़ा सा यहाँ पे लंबा है। इसके बाद जो दूसरा कोण होगा बाहरी ऐसे गोलाकार होगा, और तीसरा फ्लेम हमारा ये है। अधिकतर इसमें आपको ये वाला वाला दिखेगा नहीं, आपको दो ही फ्लेम दिखते हैं न्यूट्रल फ्लेम में, आप लोग को यही ध्यान में रखना है, ठीक है। तो न्यूट्रल फ्लेम अगर आपको अगर दो भाग में अगर आपको दिखाता है और पूछता है कि ये फ्लेम कौन सा है, अगर डायग्राम आपको दिखा के पूछ लेता है, इसलिए आपको डायग्राम भी लगा दिया गया है कि कोई पेपर है, क्वेश्चन है, कैसे भी पूछेगा, तो आपको हर तरह से आपको तैयार रहना है।
तो अगर आपको दो ही फ्लेम दिख रहे हैं, एक इनर और एक बाह्य फ्लेम दिख रहे हैं, तो आपको समझ जाना है कि न्यूट्रल फ्लेम हमारा ये है। और इसमें हमारा ऑक्सीजन और एस्ट्रीन जो हमारा है, ये सेम मात्रा में दोनों ही पाए जाएंगे, एक एक अनुपात, दो दो अनुपात, तीन तीन अनुपात। इस तरह से अगर सेम मात्रा में दिया है, तीन चार पाँच छः आठ दस, जो 11 12 सेम, कि एस्पिरिन अगर 12 लिए हैं तो ऑक्सीजन भी 12 है, तो आपको वही टिक करना है, क्योंकि वो आप इक्वल आप लोग डिवाइड करने जाओ तो एक ही एक अनुपात में वो आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अभी हम लोग कार्बोराइजिंग फ्लेम। ठीक है, कार्बोराइजिंग हो गया, न्यूट्रल हो गया, ऑक्सीराइजिंग देखेंगे। ठीक है, सबसे मैं बाकी जगह क्या है ऑक्सीराइजिंग पहले पढ़ाता था। ठीक है, लेकिन अभी कैसा निम्मी ने थोड़ा सा ऑक्सीराइजिंग के बारे में थोड़ा सा चेंजेस कर दिया है, तो थोड़ा सा हमको उसके बारे में देखना है। ठीक है, कार्बोराइजिंग का पहले हमें हमें टेम्परेचर ज़्यादा, कुछ बुक्स में आप लोग देखे होंगे तो कार्बोराइजिंग का टेम्परेचर 3300 लिखा था। अब लेकिन ऑक्सीराइजिंग का 3300 निम्मी लिख रहा है, और उसको भी हमें थोड़ा सा देखना है। कैसा है, निम्मी के अनुसार ही अभी चलना है, क्योंकि निम्मी अभी स्किल इंडिया के तहत हमें निम्मी को ही कोई हमें मान्य दिया गया है, और डीजीटी ही कोई मान्य दिया गया है, क्योंकि आईटीआई इनके अंडर में और सिलेबस इनका चल रहा है, तो इनके अनुसार ही आपको जानना है। क्योंकि हमने जो बहुत पहले पढ़ा था वो बुक्स अलग थी, तो उसके अनुसार हमने पढ़ा दिया था, लेकिन अभी हमने देखा तो कुछ चेंजेस दिख रहे हैं। ठीक है, तो इसके अनुसार अभी हमको जानना है। ऑक्सीराइजिंग फ्लेम, ठीक है, ऑक्सीराइजिंग फ्लेम क्या कह रहा है, जब ब्लो पाइप में से ऑक्सीजन की मात्रा अधिक निकले तो ऑक्सीराइजिंग ज्वाला कहते हैं। जब ब्लो पाइप से ऑक्सीजन की मात्रा अगर अधिक निकल रही तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीराइजिंग फ्लेम कहेंगे। जाहिर सी बात है, जिसकी जो गैस सबसे ज्यादा निकलेगी वही हमारा, जैसे कार्बोराइजिंग में क्या हो रहा था, ताकि एसिडिन ज्यादा निकल रहा था, तो उसको हमने 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 क्या किया, कार्बन की मात्रा ज्यादा है तो कार्बोराइजिंग। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ज्यादा निकल रहा है, तो मैंने आपको बताया ऑक्सीजन की मात्रा अगर 2 है तो हमारा एस्पिरिन कितना होगा, 1 होगा, तो उसके अनुसार डबल। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ऑक्सीजन की मात्रा अधिक निकलेगी तो वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीराइजिंग फ्लेम हो जाएगा। ठीक है, आपको ये इतना ध्यान रखना है। इसका तापमान 3300 सेल्सियस होता है, कह रहा है कि इसका तापमान कितना होता है, 3300 सेल्सियस होता है। अधिकतर आपको टेम्परेचर 3100 से 3300 ही आपको टिक करना है। ठीक है, लेकिन इन्होंने आपको अभी देखा 2760 से लेकर 3480 बताया है, तो अभी टेम्परेचर कोई मेजरमेंट लेने नहीं गया, लेकिन निम्न के अनुसार आपको वो भी ध्यान में रखना है कि हमारा टेम्परेचर कम से कम इतना, अधिक से अधिक इतना। फ्लेम जो तैयार होगा 3100 3200 3300 ही में ही हमारा फ्लेम तैयार होता है। ठीक है, फ्लेम में चेंजेस नहीं किया इन्होंने। बुक्स जो मैंने 10 साल पहले पढ़ी थी उसमें भी 3100 3200 3300 था, और ऑक्सी जो मेरे टीचर ने पढ़ाया तो 3100 3200 3300 ऑक्सीराइजिंग न्यूट्रल न्यूट्रल कार्बोराइजिंग ऐसे पढ़ाया। लेकिन अब हम पढ़ने जा रहे हैं तो थोड़ा सा टेम्परेचर ऊपर नीचे हो गया है, जिसके कारण बच्चे भी कमेंट्स करते हैं सर इसका आंसर ये होगा। लेकिन हमने, अब मुझे लगता है कि भाई मैंने तो ये बुक से पढ़ा था, लेकिन उस समय वो सही था। लेकिन अब जब हम लोग ने नियमित सिलेबस को देख रखे हैं तो उसमें चेंजेस है, तो बुक्स अलग अलग हैं, तो आपको एक नियमित जो डीजीटी सिलेबस है उसी से आपको प्रिपरेशन करना है। और जो मैंने देखो एमसीक्यू आप लोग को डाल रखा है पीडीएफ होकर, तो वो निमिक से जो डाल के रखा तो उसी को अधिकतर आप लोग फोकस करिए। और जो दूसरी बुक्स है उसके अगर आंसर पे आपको डाउट्स है तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो राइटर का है, हमारा नहीं है। जब तक मैं अपना खुद का नहीं बनाऊंगा तब तक मैं उसके ऊपर कुछ नहीं कर सकता हूँ। जो उसने बनाया है तो उसमें एडिशनल, अभी कैसे उसका नया नया बनाया, वेल्डर की इतनी बुक्स भी नहीं है, आप लोग देखेंगे कि वेल्डर की इतनी बुक्स भी नहीं है, यूट्यूब पे हो या कहीं पर भी हो, गूगल पे भी सर्च करो तो बुक्स नहीं है। ठीक है, तो उसमें से कैसा एडिशनल होते रहते हैं, चेंजेस होते रहते हैं, राइटर उतने नहीं है इसलिए। ठीक है, तो आप लोग को जो यहाँ भी पढ़ाया जा रहा है ये निम्मी डीजीटी का सिलेबस है, यही आपको मान्य लेके चलना है। यह ज्वाला अधिक ऑक्सीकरण अधिक करती है, क्या करती है, ऑक्सीकरण जो होती है ऑक्सीजन की मात्रा क्या करती है, अधिक करती है इसमें। ठीक है, फलस्वरूप इसमें इससे कमजोर व सुराखों वाली वेल्डिंग तैयार होती है। कैसे होती है, कमजोर और सुराखों वाली वेल्डिंग तैयार होती है, जिसमें छिद्र वगैरह पड़ जाते हैं। ठीक है, इसका प्रयोग पित्तल, ढलवा लोहा, स्टील व कांसे वेल्डिंग में किया जाता है। इसका आंतरिक कोण छोटा और नुकीला होता है। क्या होता है, इसका आंतरिक कोण होता है छोटा और नुकीला होता है। ठीक है, यह है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का बारे में। ठीक है, अब आते हैं एस्पिरिन ज्वाला। जो हमारा एस्पिरिन की केवल ज्वाला रहेगी और उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम रहेगी। ठीक है, साथ में थोड़ा सा मिलाया। एस्पिरिन ज्वाला जो होता है ये चौथी ज्वाला है। जब परमाणु में ऑक्सी ऑक्सी और एस्पिरिन ज्वाला को जलाया जाता है तो उसमें से केवल एस्पिरिन गैस निकलती है। मैंने आपको पहले ही बताया था, जब हम ऑक्सी लाइटर जब चालू करते हैं, जब हम फ्लेम को चालू करते हैं, नोजल के पास हम फ्लेम जलाते हैं, तब वो एस्पिरिन ज्वाला निकलती है। उसमें क्या करते हैं, ऑक्सीजन एकदम हल्की मात्रा में हम देते हैं।
ठीक है, क्यों? क्योंकि जलने में मदद करेंगे। जब तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगा वो जलेगा नहीं। उस टाइम पे क्या होता है, काला काला इस तरह से देख रहे हो आप लोग, फ्लेम जलेगा लेकिन क्या करेगा, धुआं देगा, काला 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 धुआं निकलता है। ठीक है, जो वायुमंडल में ऑक्सीजन के साथ मिलकर जलती है, क्या कर रहा है, वायुमंडल का जो ऑक्सीजन है, जो बाहरी ऑक्सीजन है, जो मिश्रण गैस है, उसके से साथ मिलकर वो जलती है तथा अत्यंत काला धुआं उत्पन्न करती है। अधिकतर वो क्या करती है, काला काला धुआं उत्पन्न करती है। हम तुरंत इसलिए क्या करते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा देते हैं कि वो काला धुआं तुरंत बंद हो जाता है। इससे प्राय मोल्ड की दीवारों को कार्बन प्रदान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो मोल्ड की जो जो होते हैं दीवारों पर कार्बन अगर कोई हटाना है, कार्बन लगा ये करना है, अगर कम फ्लेम चाहिए तो उसके लिए हम इसको यूज करते हैं, नहीं तो अन्यथा इसका इसका तो यूज होता ही नहीं। अधिकतर हम क्या करते हैं, तुरंत हम इसको क्या करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग कार्बोनाइजिंग न्यूट्रल में तुरंत इसको कन्वर्ट कर देते हैं। ये केवल एक ज्वाला को जलाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा ऑक्सी एसिटिलीन तथा ऑक्सीजन गैस की गैस ज्वाला का रासायनिक क्रिया। ठीक है, कह रहा है कि एसिटिलीन तथा ऑक्सीजन जो हमारा जो गैस है उसका जो रासायनिक क्रिया है वो कैसे तैयार होता है, फ्लेम होगा, गैस कैसे कैसे तैयार होगा, ठीक है, फ्लेम कैसे तैयार करना, ये सब के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, वायु की ऑक्सीजन गैस से क्रिया करके उत्पन्न हुआ ताप। ठीक है, जो कह रहा है कि वायु में भी और ऑक्सीजन की क्रिया करके उसको जो ताप को हमने डेवलपमेंट किया उसमें क्या क्या मिलाया होता है। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन पूछेगा नहीं और ये इसके बारे में आपको उतना ये जिक्र करेगा नहीं, ये आपको समझेगा भी नहीं क्या हो रहा है फिलहाल। ठीक है, तो हम इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, आपको बस इतना रखना है, ध्यान में रखना है कि कैल्शियम कार्बाइड जो होता है उससे हमारा एसिटिलीन तैयार होता है और उस पर पानी की अभिक्रिया होकर हमारा क्या करता है, एसिटिलीन गैस हमारा पूर्ण तैयार होता है। ठीक है, तो हार्डली C2H2 और सिलेंडर में किस किस कैपेसिटी में भरा जाता है, तो ये आपका आपका 4 नंबर के लेसन में आपको पूरा A to Z पढ़ा दिया गया है। ठीक है, अगर मैं आपको ये फार्मूला के अनुसार आपको बताऊंगा भी तो आपको अभी समझेगा नहीं, थोड़ा सा मैं एक शॉर्टकट में समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि 20O ऑक्सीजन लेते हैं और +2H हाइड्रोजन लेते हैं, तो +1.5 और 50 डिग्री बोल सकते हैं, 20OH प्लस ऐसा करके आपको कैल्शियम नहीं समझेगा तो आपको सीधा सीधा यहाँ पे लेके आता, देखिए, अर्थात एसिटिलीन, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस पानी का और टेम्परेचर, ये तीनों चारों मिलके ही क्या करते हैं, एसिटिलीन गैस तैयार करते हैं। ये हमारा रासायनिक है। ठीक है, और ये सभी में से जो जो हट जाएगा उसमें से बचेगा तो क्या बचेगा, सी ये बचेगा C2 और H2 हमारा, तब जाके हमारा क्या होगा, एसिटिलीन गैस तैयार होगा। ठीक है, और हीट, इस आप सोचोगे कि हीट कहाँ से आ गया, तो आप लोग देखे होंगे चूना पत्थर, जो हमारे घर में जो चूना पत्थर होता है जिसको दिवाली में पुताई के समय काम आते होंगे, आप लोग उसको देखे होंगे। जब पानी आप लोग घर में चूना अगर पत्थर यूज हुआ होगा कभी, जब उस चूने पत्थर में अगर पानी के अंदर डालते होंगे तो आप लोग एक बुलबुला भी और वो बॉयल करने लगता है, गर्म हीट वो छोड़ता है। ठीक है, उसमें से हीट निकलने लगती है, उसे वो कह रहा है हीट। ठीक है, तो ये कैल्शियम कार्बाइड का आपका ये फार्मूला है चूने का, और उस पर पानी की अभिक्रिया करके आपको एसिटिलीन गैस तैयार किया जाता है, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बाइड पत्थर कहते हैं। ठीक है, उसको चूना पत्थर भी कहा जाता है। अब आते हैं नीचे। ठीक है, नेक्स्ट आप देखते हैं ज्वालाओं का धातु का अनुसार प्रयोग, जो टेम्परेचर है, ज्वाला है और धातु, कौन से धातु के लिए कौन सी ज्वाला लगती है, ये भी आपका क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पे छह टोटल दिए गए और छह को आपको नोट करके रखना है क्योंकि ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, स्टेनलेस स्टील के लिए हमें क्या करना है, न्यूट्रल फ्लेम का यूज करना है। पीतल के लिए ऑक्सीडाइजिंग करेंगे आप। ठीक है, मृद लोहा के लिए उदासीन न्यूट्रल, ढलवा लोहा के लिए न्यूट्रल। ठीक है, स्टेनलाइट के लिए कार्बोराइजिंग और शुद्ध एल्युमिनियम के लिए उदासीन। आप इस तरह से आप इसको प्रयोग करेंगे, आपको इसको MCQ के तौर पे इसको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन बन के पूछे जा सकते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा एक जगह। ठीक है, वेग के आधार पर वेल्डिंग ज्वाला। ठीक है, आपको अब क्या कर रहा है, वेग स्पीड के अनुसार आपको इसको बताना है कि उसका क्या हो सकता है। वेग के आधार पर वेल्डिंग ज्वाला निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कैसा होता है, एक नर्म ज्वाला, सॉफ्ट ज्वाला, एक सख्त ज्वाला, हार्ड ज्वाला, एक डिटोनेशन ज्वाला। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका वर्गन वर्गन इस प्रकार से हम एक एक वर्गन को आप देखेंगे। ठीक है, नर्म ज्वाला, सॉफ्ट ज्वाला। ठीक है, देखो कैसा है, काफी बच्चों का मैसेज आता था कि सर फटाफट भेजिए, भैया थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि हमें भी लिखना, टाइप करना, बुक्स को खंगालना, देखना, पढ़ाना क्या है, सभी चीज़ों में टाइम लगता है थोड़ा सा, इसलिए हमें, और हिंदी में मोस्ट इम्पोर्टेंट पर हिंदी में टाइप करना बहुत मुश्किल है। ठीक है,
नर्म ज्वाला देखो, अब आते हैं हम एक 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 पॉइंट्स को पूरा खंगालेंगे, ठीक है। नर्म ज्वाला के अपने कई विशेष गुण होते हैं, जैसे ये अत्यंत तीव्रता के साथ आगे बढ़ता है। क्या कह रहा है कि नर्म ज्वाला जो है अपने कई विशेष हैं, अत्यंत तीव्रता के साथ ये आगे बढ़ती है, एवं इसका फैलाव भी ज्यादा होता है। इसका जो फैलाव होता है नर्म ज्वाला का सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। यह धातु को भी तीव्रता के सरलता से पिघला देती है। क्या करती है, धातु को भी तीव्रता के साथ ये क्या करती है, नर्म ज्वाला जो होता है, सॉफ्ट ज्वाला, जिसको न्यूट्रल फ्लेम भी कह सकते हैं, तो वो क्या करती है, धातु को भी क्या करती है, तरलता की अवस्था में, लिक्विड की अवस्था में वो कन्वर्ट कर देती है। इसीलिए इसे वेल्डिंग में अधिक प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, इसीलिए इसमें वेल्डिंग में इसका प्रयोग अधिक किया जाता है। इसे गैसों के उचित दबाव व उचित साइज वाली टिप के से प्राप्त किया जाता है, जिसके अनुसार हमें, हाँ क्या है, देखो अभी कैसा है, आपका थिकनेस, जो प्लेट का वेल्ड करने का जो भाग है, जो मेटल है, उसके थिकनेस के अनुसार आपको आपको उसको ज्वाला भी डिपेंड करना है, और उसके अनुसार आपको स्पीड, ठीक है। जैसे देखो लास्ट में क्या कर रहा है, इसका वेग 10 से 15 मीटर प्रति सेकंड हो सकता है, ठीक है। तो अभी कैसा कर रहा है, एमएम के अनुसार। आप जब उसमें एमएम में आप 10 से 15 सेकंड इसलिए कह रहा है कि आप 1 एमएम की प्लेट की कटिंग के लिए आप 10 से 15 सेकंड वहां पे ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि कैसा है, आपका मेटल कितना हार्ड है और कितनी थिकनेस वाली है, उसको पिघलने में कितना समय लगेगा, फ्लेम किस प्रकार का है, वो सभी चीजें मायने मायने रखता है, और उसी के अनुसार आप उसको स्पीड में कर सकते हैं, जो कि उसका वेट आप उसके अनुसार ही रख सकते हैं। अगर आपने हार्ड ले लिया है और हाई थिकनेस का प्लेट ले रखा, उस पर आप स्पीड से अगर आप फ्लेम चलाएंगे तो आपका वेल्ड परफेक्ट होगा, नहीं होगा। जब तक वो आपका पूरी तरह से मेटल नहीं पिघल जाता है और उसके ऊपर जब तक वेल्ड का फिलर रॉड नहीं पिघलेगा, तब तक आपका वो वेल्ड परफेक्ट नहीं होगा। अगर पतली सीटों पे अगर आपने स्पीड कम रखी, तो भी आपका नुकसान होगा, उसमें क्या होगा, छिद्र पड़ेंगे और वो पिघलते के आपका बड़ा मैंने वेल्ड परफेक्ट नहीं होगा और गड्ढा उत्पन्न करेगा, ठीक है, वो भाग कर खराब कर सकता है प्लेट को। इसलिए उस आपका थिकनेस और आपके फ्लेम के ऊपर, सभी के ऊपर वो डिपेंड करता है आपका स्पीड, ठीक है। अब ये न्यूट्रल फिल्म की जिक्र हो गई और इसके बारे में हमने समझा दिया। अब हार्ड ज्वाला, जो सख्त ज्वाला है, उसके बारे में। सख्त ज्वाला अधिक तेज तीव्रता गति वाला होता है जी। हार्ड जब ज्वाला है तो ये क्या करेगा, आपको स्पीड उसके अनुसार ही उसको भागना पड़ेगा, ठीक है। ये पिघली धातु को बिखेर देती है। क्या करते हैं, पिघली हुई धातु को क्या करेंगे, बिखेर देगा। अगर उसका हमारा फ्लेम अगर अगर तगड़ा है, ठीक है, हमारा फ्लेम अगर तगड़ा है, ज्वाला हमारे हार्ड है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है और हम क्या कर रहे हैं, पतले शीटों पे यूज करेंगे, तो क्या करेगा, पिघली हुई धातु को तुरंत ही पिघला के नीचे की ओर कर देगा, हमारा वेल्ड करने वाली चीज क्या कर देगा, कट कर देगा, ठीक है। इसलिए इसका वेल्डिंग में प्रयोग नहीं किया जाता। क्या कहते हैं, इसका वेल्डिंग में इसलिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता, ये कटिंग के लिए अधिकतर प्रयोग किया जाता है, हार्ड फ्लेम। इसे गैसों के उचित दबाव व अनुचित साइज वाले टिप से ही प्राप्त किया जाता है। क्या कह रहा है कि इसे गैसों को उचित दबाव, उसका जो मैक्सिमम जो उसका टेम्परेचर ये है, प्रेशर है, उतने ही रखा जाता है। अनुचित साइज वाले, अनुचित मतलब क्या है, जो कि उसमें अनुचित मतलब साइज के अनुसार नहीं है, टिप से प्राप्त किया जाता है। इसका वेग 100 से 200 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ये क्या करना है, आपको स्पीड चलाना है, 100 से 200 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से आप उसको ये करेंगे, तभी जाकर चलेगा, नहीं तो ऐसे में आपका वो क्या करेगा, पिघला देगा। ये हार्ड फ्लेम है, ठीक है। डिटोनेशनल ज्वाला क्या है, ये डिटोनेशनल ज्वाला, डिटोनेशनल ज्वाला की गति अधिक अधिक तीव्रता होती है, अतः इसे वेल्डिंग में प्रयोग नहीं किया जाता। ये अधिकतर हम किसमें, कटिंग वगैरह में इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। वेल्डिंग के लिए ये नहीं बना है। अब आते हैं हम एक नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ठीक है। आज के लिए हम यहीं पर रुकेंगे। आप लोगों को बताना है कि आज का हमारा हमारा क्लास कैसा लगा है, और कुछ कमियां होंगी तो भी आपको आपको मैसेज के माध्यम से बताना है कि आपको क्लास कैसा लगा, आप इसको किस तरह से आपने इसको परचेस किस उद्देश्य से देखा, यानी कि जैसा भी आपका आपका जो भी होगा, अभी अभी एग्जाम आईटीआई का भी होने वाला है और एमपीटीओ से होंगे तो भी आपको बताना है, डीआरडीओ से होंगे तो भी आपको बताना है कि हम किस कॉम्पिटिटिव का तैयारी कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है। आप लोग का एक कमेंट्स ही मेरे लिए बहुत कुछ होता है, क्योंकि आपने देखा तो आपको ये क्लास कैसा लगा है, ये आपको एक कमेंट्स के माध्यम से या लाइक के माध्यम से बताना है, क्योंकि ऐसा है मुझे भी तो यही पता चले कि जो मैंने मेहनत कर रखी है आप लोगों के लिए, तो आपको आपके हिसाब से वो सही हुआ है कि नहीं हुआ है, आपको आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। कुछ अगर कम ज़्यादा आपको, अगर आपको कोर्स के बारे में भी जानकारी लेना है
या मुझसे बात करनी है कुछ भी, तो आप मेरे को यहाँ पे देखिए टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाए, क्योंकि हर एक नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पे रिक्वायरमेंट से अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। प्लस यूट्यूब के भी माध्यम से मिलेगा, कुछ कुछ वीडियो जो कि मैं बना नहीं पाता टाइम की कमी के कारण, तो मैं टेलीग्राम पे डायरेक्ट पीडीएफ डाल देता हूँ, क्योंकि वेल्डर से रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स रहेगा तो आपको बेनिफिट देगा। उसके अलावा आप लोगों को क्या करना है, करना टेलीग्राम पे सर्च करना सुमित टेक्निकल एकेडमी, आपको मिल जाएगा। अगर आप लोगों को कुछ बात करनी है या कोर्स वगैरह के बारे में आपसे आप लोग को कुछ जानकारी लेनी है, तो आप इस नंबर से भी आप मेरे से व्हाट्सअप के माध्यम से या कॉल के माध्यम से आप बात कर सकते हैं। अगर कॉल नहीं लगा तो आप मुझे एक मैसेज करिए, मैं आपको रिटर्न कॉल करूंगा, ठीक है। आप और फटाफट आप लोग देखिए, कैसा है कि आप लोगों को लग रहा होगा कि इसमें ऐप में कंटेंट बहुत कम दिख रहा है, लेकिन कंटेंट कम नहीं है, आपको कंटेंट कम में ही आपको ज़्यादा दिया गया है। ऐसा आपको कंटेंट 1000 वीडियो दे दिया जाएगा लेकिन आप देख नहीं पाएंगे, मतलब नहीं आता, लेकिन कम वीडियो में ही आपको पूरा कोर्स अगर कंप्लीट करा दिया जा रहा है पूरा डीपली समझा के, तो आपका वही एक बेनिफिट है। और कुछ बच्चों का आप लोग देख रहे होंगे कि सीरीज वाइज जो एमसीक्यू चला था, उसमें आप लोगों को कमेंट देखते होंगे सर इसका आंसर ये है, इसका आंसर देखिए, उसका आंसर उस बुक्स के अनुसार उसका आंसर जो मैंने बताया वो सही बताया है फिलहाल, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोगों को डाउट है तो बुक्स में गड़बड़ है, मेरे में गड़बड़ नहीं, क्योंकि उस बुक्स के अनुसार वो दिया गया है। लेकिन अब जो है ये जो सिलेबस है आप लोगों का निम्न स्किल इंडिया कह रहा, तो स्किल इंडिया का जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ वो सिलेबस में आपको कोई गड़बड़ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको जो और अभी भी कह रहे जो भी स्किल इंडिया के तहत होता है, तो जो भी एग्जाम होते हैं वही हम लेते हैं। लेकिन आप लोग कहते हो कि एमसीक्यू, तो एमसीक्यू स्किल इंडिया ज़्यादा नहीं देता है, इसलिए हमको दिक्कत होती है। हम एमसीक्यू लेने गए तो उसमें कुछ ना कुछ कमियां होनी है, क्योंकि अलग अलग राइटर के बुक्स होते हैं, हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग को इग्नोर करना है। आप लोग को सिलेबस कवर करना है, तो सिलेबस में आप लोग को किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि बुक्स में कोई गलतियां नहीं होती, क्योंकि उसको एडिशनल किया जाता है हर साल, उसको कुछ जो भी गलतियां रहती है उसको हटा के चेंज किया जाता है, ठीक है। आज के लिए हम यहीं पर रुकेंगे, ठीक है। जो बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को नहीं बटन दबाया, तो आप लोगों को दबा लेना है। और इसी तरह से आपके अगर ये आपके लायक नहीं भी है, तो आप अपने जैसे आपने देख रखी है ये चाहे वीडियो, आप वेल्डर से नहीं है तो भी आप आपके नज़दीक में जो भी वेल्डर ट्रेड से जो भी बच्चे हों उनको अभी आप शेयर करिए, या आप हैं प्लस आपके दोस्त भी है तो उनको भी आप इनको शेयर करिए कि यहाँ पे ऐसे क्लासेस चल रहे हैं। और ऐप पे अधिक से अधिक जुड़ जाइए। कैसे ऐप्स पे आपको पूरे कोर्स दे रखे हैं, आपको यूट्यूब पे बहुत कम आएंगे। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ऐप के जरिए आपका कोर्स कंप्लीट होगा। और एमपीटीओ के बच्चे काफ़ी बच्चों ने क्या किया है, ऐप को इंस्टॉल करके रख लिया है और पीडीएफ पढ़ रहे हैं। भैया पीडीएफ से नहीं होगा, आपको थ्योरी भी पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके आपका कंप्लीट होगा। वो फीस कोई ज़्यादा नहीं है, क्योंकि उसमें जीएसटी फीएसटी सभी ऐड है, इंक्लूड है। आपको उसको फटाफट ले लीजिए, आपको समय बहुत कम बचा है, ठीक है। तो आपको क्या सर्च करना है, प्ले स्टोर पे सुमित टेक्निकल एकेडमी सर्च करना है, और इस तरह का सिंबल दिखेगा, उसको रजिस्ट्रेशन करके आपको जो कोर्स लगता है, आप नहीं आपको समझ में आ रहा तो आप मुझे कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करिए, मुझसे बात करिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है, ठीक है। आप उसी को ज्वाइन करिए। आपको और क्या क्या कंटेंट में मिलना है, क्या क्या आगे होने वाला, सभी चीज़ मैं आपको बता दूंगा, तभी आप ज्वाइन करिए। इसके आपको अगर लगता है कि ज्वाइन करने लायक है, सर से बात हो चुकी है, तो तब आप ज्वाइन करिए। ऐसा कोई है ज़बरदस्ती नहीं कि आपको ज्वाइन करना ही करना है, ठीक है। तो आज के लिए हम रुकेंगे, ठीक है। और आज का हमारा क्लास कैसा लगा, आप लोग थोड़ा सा लाइक और कमेंट्स और शेयर के माध्यम से थोड़ा सा बताइए, ठीक है। लाइक और कमेंट्स ही मेरा ये क्या है फीचर रहता है यूट्यूब पे, ठीक है। आज के लिए हम यहीं पे रुकेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।